सुनो इंडिया में आज आपको दिखाएंगे कि जिस लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर कभी फाइटर प्लेन उतारा गया था, उसका एक बड़ा हिस्सा आज कैसे 50 फीट नीचे धंस गया। आपको यह भी दिखाएंगे कि असम में घुसपैठियों के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने देश में गृह युद्ध और खून खराबे की चेतावनी क्यों दी है। लेकिन सबसे पहले बात उस 3 साल की मासूम की जो इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच एक 110 फीट गहरे गड्ढे में फंस गई है और उसे बचाने के लिए युद्ध स्तर पर कोशिशें जारी हैं। बड़ी खबर इस वक्त लेकिन यह आ रही है कि बिहार के मुंगेर में सना के रेस्क्यू ऑपरेशन में बारिश ने खलल डाल दिया है। मुंगेर में इस वक्त बारिश हो रही है जिसकी वजह से राहत और बचाव के काम में दिक्कत खड़ी हो गई है। 3 साल की सना 110 फीट गहरे बोरवेल के बीच में करीब 40 फीट नीचे फंसी हुई है। अब तक उसे निकाला नहीं जा सका है। यह गड्ढा सबमर्सिबल लगाने के लिए खोदा गया था, लेकिन खेलते वक्त सना इसमें गिर गई। इसके बाद कल देर रात ही बोरवेल के बगल में एक दूसरा गड्ढा खोदा गया और तब से अब तक उसे बचाने की मुहिम जारी रखी गई है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर है, लेकिन बारिश की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। मुंगेर से हमारे सहयोगी मनीष कुमार इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं, जो ज्यादा जानकारी दे पाएंगे। मनीष, इस वक्त कितनी तेज बारिश हो रही है और क्या दिक्कतें आ रही हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? बता दूं कि अभी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा हो गया बारिश शुरू हुए और अभी तक बारिश रुक रुक के दे रही है, जिसमें कि थोड़ी रेस्क्यू टीम को थोड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा है। लेकिन यहाँ के ग्रामीणों ने बड़ी बड़ी तिरपाल लगा रखे हैं, जिस कारण से थोड़ा राहत तो है, लेकिन बारिश की वजह से साइड से पानी जो है आने से थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तकरीबन जो गड्ढा खोदा गया है वो 45 फीट है। उसके बाद जो गड्ढा खोदा गया है वो एल साइड है, जहां तक कि एनडीआरएफ की टीम धीरे धीरे गड्ढा करते हुए वो आगे बढ़ रही है सना को बचाने के लिए। अब जो टीम वहां पर मौजूद है मनीष, वो क्या कह रही है और कितना वक्त लग सकता है? टीम का कहना है कि एनडीआरएफ के जो कमांडेंट है उनका कहना है कि कम से कम 1 से 1.5 घंटा अगर बढ़िया से अगर बारिश छुटी रही तो काम में दिक्कतों का न आया तो 1 से 1.5 घंटा में हम बस्ती तक पहुंच जाएंगे। 1 से 1.5 घंटा आप कह रहे हैं वक्त और लग सकता है। इस बीच ये पूरा ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है? क्या सना तक खाने पीने की चीजें पहुंचाई जा सक रही हैं? क्या क्या चल रहा है वहां पर? जी साहब, बता दूं कि कल तो सना को चॉकलेट टॉफी वगैरह भेजा गया था, वो खाई भी है, लेकिन आज जो है वो ले नहीं पा रही है क्योंकि बचाव कार्य जो चल रहा था उसकी धमक से थोड़ी मिट्टी उनके सर के ऊपर गिर चुकी है, जिस कारण वो खाने में उनको दिक्कत हो रही है सना को। और ऑक्सीजन की वजह से सिर्फ वो अभी बात कर पा रही है। और अहम बात है कि एनडीआरएफ की जो टीम आई है वो एक हेडफोन माइक लाया गया है, जो कि तार के रास्ते तो वो सना के तक पहुंचा दिया गया है। अब सना वहां से आवाज माँ माँ करके लगा रही है और ऊपर में माँ उनसे बात कर रही है ताकि उनको घबरा न होना दिया जाए। चलिए, जैसा आप बता रहे हैं, एक अच्छी बात तो यह है कि 1.5 से 2 घंटे में उम्मीद है कि शायद सना तक पहुंच पाएगी रेस्क्यू टीम। लेकिन अब हम आपको एनिमेशन के जरिए ये समझाते हैं कि कैसे 3 साल की मासूम सना इस बोरवेल में गिर गई और फंस गई। अब आप देखिए कि 110 फीट गहरा ये गड्ढा है और बगल में एक 40 फीट गहरा गड्ढा खोदा जा रहा है, क्योंकि सना जो है वो पूरे नीचे तक नहीं गई है। बताया जा रहा है कि वो 110 फीट गहरे गड्ढे में 40 फीट की गहराई पर जाकर अटक गई, वहां पर फंस गई है। और इसीलिए इसी गड्ढे के बिल्कुल पैरेलल बगल में एक गड्ढा खोदा जा रहा है और वहां से ये देखिए, अब हम आपको एनिमेशन का दूसरा हिस्सा दिखा रहे हैं कि कैसे बगल में और 40 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है ताकि सना तक उसके जरिए पहुंचा जा सके। क्योंकि अगर उसी गड्ढे को जिसमें सना फंसी हुई है उसको और खोदा जाता तो सना उसमें और दब जाती, इसलिए बगल में गड्ढा खोद के ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि सना को वहां से निकाला जाए। 3 तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं। जिस बोरवेल में वो फंसी हुई है उसकी तस्वीर है, जो दुआओं का दौर चल रहा है उसकी तस्वीर है, और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसकी तस्वीर भी हम देख रहे हैं कि वहां पर एनडीआरएफ की टीम है, दूसरे लोग हैं, और बगल में जो गड्ढा खोदा जा रहा है उसको आप देख पा रहे हैं। बारिश की वजह से इस रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, लेकिन जैसा हमारे सहयोगी मनीष बता रहे हैं कि 1.5 से 2 घंटे में ऐसी संभावना बनती दिख रही है कि सना तक पहुंच जाए ये रेस्क्यू टीम और उसे बाहर निकाल सके। इस बीच सना की मां ऊपर से लगातार
सना से बातचीत कर रही है। 3 साल की बच्ची है, वो जाहिर से बात है कि डरेगी, घबराएगी, और इसीलिए मां जो है ऊपर से सना से बात करके उसे ढांढस बता रही है। ये एक बार फिर से हम एनिमेशन के जरिए आपको दिखा रहे हैं। वो बोरवेल जिसमें सना गिरी है 110 फीट गहरा, जिसमें सना 40 फीट की गहराई पर जाकर फंस गई, और वहां पर अभी भी वो फंसी हुई है। और ठीक इस बोरवेल के बगल में 40 फीट गहरा और गड्ढा खोदा जा रहा है ताकि सना को उसमें से निकाला जा सके, बचाया जा सके। ये एनिमेशन के जरिए हम आपको समझाने की स्थिति कर रहे हैं कि वहां समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर स्थिति कैसी बनी हुई है। की जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन मतलब हम 4-25 के आसपास। अभी क्या स्थिति है? बच्चा का मूवमेंट है मेरे। तो सना की मां को आप देख पा रहे थे, वो ऊपर से लगातार अपनी बेटी से बात कर रही है और उसे विश्वास दिला रही है कि जल्द से जल्द मदद वहां पहुंच रही है। और हम भी इस खबर पर नजर रखे हुए आप तक अपडेट पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल अब बात करते हैं बारिश और सैलाब से आई उस मुसीबत की जिसने दिल्ली से लेकर आगरा तक लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर दी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर दिल्ली की है, जहां यमुना का पानी आज खतरे के निशान के नीचे आया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों की मुसीबत कम नहीं हुई है। यमुना के पानी ने अब तक कई इलाकों में तबाही ला दी है। यमुना के किनारे कई गांव डूब चुके हैं, जिससे लोगों के घर उजड़ गए, खेत खलिहान बर्बाद हो गए। उधर चंबा में एक ट्रैक्टर रावी नदी के सैलाब में फंस गया, उसकी तस्वीर है आपके सामने। तीसरी तस्वीर आगरा की है, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे बनी सर्विस रोड धंस गई। सड़क धंस जाने की वजह से एक कार 50 फीट नीचे गहरे गड्ढे में जा गिरी। और पहले आपको हिमाचल के चंबा की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां ट्रैक्टर चला रहा यह शख्स रेत निकालने गया था और सैलाब में फंस गया। दरअसल अचानक पानी का जलस्तर बढ़ गया और यह शख्स सैलाब में फंस गया। इसने हिम्मत नहीं हारी, उफनती रावी नदी के बड़े बड़े पत्थरों के बीच ये ट्रैक्टर को चलाता रहा, लेकिन पानी ज्यादा बढ़ जाने की वजह से ट्रैक्टर बहने लगा। तस्वीरों में दिखता है कि कैसे तेज बहाव में ट्रैक्टर बहता चला जा रहा है। अचानक ड्राइवर ने ट्रैक्टर से छलांग लगा दी। शख्स के छलांग लगाते ही ट्रैक्टर नदी में पलट गया और किसी तरह तैरकर इस शख्स ने अपनी जान बचाई। और अब बात ताज नगरी आगरा की, जहां भारी बारिश के बाद लखनऊ एक्सप्रेसवे के किनारे बनी सर्विस रोड धंस गई। सड़क धंस जाने की वजह से एक कार 50 फीट गहरे गड्ढे में जाकर गिरी। कार में 4 से 5 लोग सवार थे जो बुरी तरह से घायल हो गए। ये लोग मुंबई से कन्नौज जा रहे थे। आप हालत देखिए कार की, किस तरीके की ये हालत हो गई है, और सर्विस रोड पूरी की पूरी धंस गई है। जाहिर सी बात है कि कार जो है वो रफ्तार में रही होगी, एक्सप्रेसवे है, और ऐसे में अचानक सड़क धंस गई, जिसकी वजह से कार जो है वो सीधे नीचे चली गई। दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में आप कार को फंसा हुआ देख पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर में जब कोशिश की गई कि कार को वहां से निकाला जा सके, उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। और देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसे ही सड़क धंसने, सड़क के टूट जाने और उससे होने वाले हादसों की खबरें और तस्वीरें आ रही हैं। और ये वही सड़क है जहां एक जमाने में फाइटर प्लेन उतरा था। अखिलेश सरकार ने इसे अपनी बड़ी कामयाबी बताया था कि हमने ऐसी सड़क बना दी कि फाइटर प्लेन यहां उतारा जा सकता है। लेकिन उसी सड़क का क्या हाल हुआ है बारिश के बाद, वो आप देखिए कि पूरी सड़क भरभरा के धंस गई, और जो गाड़ी उसमें चल रही थी उसकी हालत क्या है वो आपके स्क्रीन पर है। तो ये इस देश में विकास का काम हो रहा है। और जब क्रेन से गाड़ी को निकाला जा रहा था तो वो एक बार फिर से फिसल के नीचे चली गई।
उधर घुसपैठियों के मुद्दे पर आज संसद में फिर से हंगामा हुआ। अमित शाह आज भी राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, लेकिन हंगामे की वजह से बोल ही नहीं पाए। टीएमसी ने जमकर हंगामा किया। आपके ही प्रधानमंत्री ने, कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री ने लिया हुआ इसको अमल करने की हिम्मत नहीं थी। हम में हिम्मत है, इसलिए हमें करने के लिए निकले। कल सदन के अंदर ये कहा गया एक माननीय सदस्य के द्वारा कि राजीव गांधी जी के असम अकॉर्ड के बाद जितने प्रधानमंत्री थे वो बुज़दिल थे, उनमें हिम्मत नहीं थी। मैं इसकी निंदा करता हूं। उसको आप वापिस करें, उसको क्षमा मांगे, रिकॉर्ड से निकालें। मुझे ऐसा लग रहा है साजिश है, पहले कुछ हंगामा करके उसको चलने नहीं देना। दया करके आया क्या आप लोग? असम के 40 लाख घुसपैठियों को लेकर अमित शाह कल राज्यसभा में बोलने के लिए खड़े हुए, तो न कल वो अपनी बात पूरी कर पाए, न ही विपक्ष ने आज उन्हें बोलने दिया। कांग्रेस इस बात पर गुस्सा है कि अमित शाह ने राजीव गांधी पर सवाल कैसे उठा दिए, तो ममता बनर्जी ने देश में गृह युद्ध छिड़ने की चेतावनी दे दी और उनकी पार्टी के सांसद वेल में उतर आए। लेकिन इस हंगामे और शोर शराबे को राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने साजिश बता दिया। श्री अमित शाह जी, श्री अमित शाह, प्लीज आप लोग बैठ जाइए कृपया, प्लीज डोंट क्रिएट न्यू प्रॉब्लम्स, प्लीज। दैट मीन्स यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन हियरिंग द रिप्लाई। दिस इज नॉट द वे, दिस इज नॉट द वे, प्लीज। आई हैव गॉन थ्रू इट, ये पद्धति नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है साजिश है, पहले कुछ हंगामा करके उसको चलने नहीं देना। दया करके आया क्या आप लोग? What is this? दरअसल इस मुद्दे पर पूरा विपक्ष एक सुर में पीएम मोदी के बयान की मांग कर रहा है और यही वजह है कि आज अमित शाह बोलने के लिए खड़े हुए तो उन्हें विपक्ष ने बोलने नहीं दिया। माइक दीजिए, अमित शाह जी को माइक दीजिए। विपक्ष का कहना है कि सारा खेल 2019 के चुनाव से जुड़ा है और मुसलमानों को टारगेट करके बीजेपी हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है। लेकिन बीजेपी इसे देश हित का मुद्दा बनाने में जुट गई है और यही वजह है कि अमित शाह भले ही राज्यसभा में नहीं बोल पाए, लेकिन अब वो बंगाल में गरजने की तैयारी में है। अमित शाह 11 अगस्त को पश्चिम बंगाल का दौरा करने वाले हैं। जिस तरह से बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह बोलने के लिए तैयार हुए, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। देखिए, वही हमारा तो यही कहना है कि एक इस तरह की का थॉट लिंचिंग है और आवाज को दबाने की कोशिश है। मगर मैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगाल भी जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं और पूरा बंगाल हमारे साथ है। कोई नहीं चाहता कि इस देश में घुसपैठी आए और बसे रहे। विपक्ष का कहना है कि आप राजनीति कर रहे हैं इस मसले को लेकर। ये तो देश का कानून है जी। एनआरसी कोई राजनीतिक लोगों ने बनाया नहीं है, ये तो पहले से बना था, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था। संजय शर्मा के साथ राकेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। किसको बचाना चाहते हैं आप? बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना। उधर राहुल गांधी ने आज अमित शाह पर बोलने से इनकार कर दिया। दरअसल अमित शाह ने कल एनआरसी के मुद्दे पर राहुल पर सवाल उठाया था। पत्रकारों ने आज राहुल से सवाल किया तो उन्होंने बोलने से ही इनकार कर दिया। राहुल ने कहा कि मैं उस आदमी के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा। राहुल गांधी ने क्या कहा वो आपके स्क्रीन पर है कि मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, मैं उस आदमी के बयान पर टिप्पणी नहीं करूंगा और उस आदमी से उनका तात्पर्य अमित शाह से था। एनआरसी के मुद्दे को लेकर बीजेपी और मोदी सरकार के मंत्री एक के बाद एक विपक्ष को घेरने में जुटे हुए हैं। इस बीच ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि जिन्हें घुसपैठिया कहा जा रहा है, अगर उन्हें देश से निकाला गया तो देश में गृह युद्ध हो जाएगा। इस बीच आज ममता बनर्जी ने दिल्ली में कई नेताओं से मुलाकात भी की है। ममता बनर्जी के इस बयान ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। उनके खिलाफ असम पुलिस ने केस दर्ज किया है। वहीं ममता के इस बयान से कांग्रेस ने भी किनारा कर लिया है। तो मुलाकातों का दौर और विवादित बयानों का दौर दोनों जारी है। लालकृष्ण आडवाणी से ममता बनर्जी ने मुलाकात की है, उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया।
देवेगौड़ा से भी उन्होंने मुलाकात की है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी वो मिली हैं। चालीस लाख लोगों को अब कहे कि आपको हम गेट आउट करके देश से निकाल देंगे, उसको बेचारा उसको बेटा बेटी कहा जाएंगे। ये बात ठीक नहीं है कि इन्फिल्ट्रेशन का नाम पे जो जिसको मोदी जो भी कह दे। और इन्फिल्ट्रेशन क्या चोट डाकू होता है? अगर कोई हुआ भी हुआ तो बॉर्डर फोर्स क्यों नहीं देखा? ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट का हाथ में है। हम नहीं कहते हैं सिविल वॉर हो कि हमारा इसमें असर पड़ेगा। इसी के लिए हम कहने चाहती हूँ कि आसाम हमारा बांग्ला का बॉर्डर है, आपको बिहार का बॉर्डर है। आपको सोचना चाहिए कि इसका असर तो हमारा ऊपर में ही पड़ेगा, दिल्ली से नहीं पड़ेगा। दिल्ली तो बहुत दूर में है ना। हम देश को लिए कहते हैं, हम देश के लिए कहते हैं अशांत मत हो, खून ना गिरे। हम चाहते हैं बहुत सारे खून गिरा है देश के लिए, देश की आजादी के लिए, और खून ना गिरे। रिपुंदा, जिस तरह से ममता बनर्जी ने जो बातें कही हैं कि गृह युद्ध छिड़ सकता है, क्या उस मत से सहमत हैं? ना, ये हमारा कांग्रेस पार्टी को भी हम इससे सहमत नहीं है। इसको हम विरोध करता है और एक चीफ मिनिस्टर ऐसा बात बोलना नहीं सही है। और असम में ऐसा स्थिति अभी नहीं हुआ है, परिस्थिति बिल्कुल क्या दादा सुसाइडल स्टेट है? हाँ, ये वैसा बोलना नहीं सही है, वो पॉलिटिकली ऐसा बोलना नहीं सही है, ये देश के लिए ठीक नहीं है। ममता जी गृह युद्ध का मतलब समझती हैं? आप वोट के खातिर देश को गृह युद्ध में ढकेलेंगी, और वो भी इसलिए कि आने वाले घुसपैठिए मुस्लिम हैं। अगर वो हिंदू होते तो आपकी जुबान बंद हो जाती। अरे शर्म करें, गृह युद्ध छेड़ना है तो बंगाल की गरीबी पर गृह युद्ध छेड़ें। युद्ध करना है तो बंगाल के अनएम्प्लॉयमेंट पर करें, चुल्लू भर पानी में डूब जाए। ममता जी दीदी जो कहती है वो पश्चिम बंगाल का अवस्था देख के कहती है, क्योंकि बीजेपी के लोग ये नारा उठा रहे कि पश्चिम बंगाल में भी हम एनआरसी करेंगे। ये एनआरसी तो लोगों में विभाजन लाएगा। यहाँ 40 लाख लोगों का नाम एनआरसी में नहीं है, ये तो गंभीर मामला है। तो ये अगर यही एनआरसी की बात चलता रहेगा तो देश में विभाजन का स्थिति पैदा होगा। हमारी नेत्री इसलिए ये बात बोली है। और बात मराठा आरक्षण आंदोलन की। महाराष्ट्र में इस आंदोलन की आग एक बार फिर सुलग उठी है। आज मराठा कार्यकर्ताओं ने मुंबई के आजाद मैदान में जेल भरो प्रदर्शन किया। अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने पुणे सोलापुर हाईवे को बंद कर दिया, जिससे लोगों को भारी परेशानी हुई। मराठा आरक्षण की मांग कर रहे नेताओं का कहना है कि उनका मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मराठा समुदाय को आरक्षण देने के उनके खोखले वादों से भरोसा उठ गया है। मराठा आरक्षण की मांग को लेकर चल रहे इस आंदोलन के दौरान अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। सीएम फडणवीस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सीएम फडणवीस ने एक बार फिर दोहराया है कि मराठा समाज को आरक्षण जरूर मिलेगा, क्योंकि ये उनकी सरकार ने वादा किया है।